टूटे दांत वाले युवक की रील देख हुई पहचान। इंस्टाग्राम से 18 साल बिछड़े हुए भाई को बहन से मिलवाया। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। किसी फिल्मी कहानी की तरह यह कहानी कानपुर के महाराजापुर के हाथीपुर गांव की है। यहाँ रहने वाले राजकुमारी का भाई बाल गोविंद 18 साल पहले अपने गांव से लापता हो गया था। इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहने वाले लोगों को केवल लाइक और व्यूज़ ही नहीं मिलते, कभी कभी बिछड़े हुए भाई बहनों के दिल भी मिल जाते हैं, मुलाकात भी हो जाती हैं, वो भी 1-2 साल नहीं, पूरे 18 साल बाद। आपको यकीन नहीं आता तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में हाथी गांव की रहने वाली एक बहन की कहानी जान लीजिए। बहन को 18 साल बाद अपना बिछड़ा हुआ भाई मिल गया, वह भी तब जब बहन ने इंस्टाग्राम पर वीडियो देखते देखते एक फ़ोटो में अपने भाई को टूटे हुए दांत के साथ पहचान लिया। इसके बाद उसने इंस्टाग्राम के जरिए किसी तरह मोबाइल नंबर तलाशा और भाई से बात की। फिर उसको भी अपने घर की याद आ गई और वह 18 साल बाद राजस्थान से मिलने के लिए कानपुर अपनी बहन के गांव पहुंच गया, जहां दोनों भाई बहन बचपन की याद को ताज़ा करते हुए रोते हुए मिले। किसी फिल्मी कहानी की तरह यह कहानी कानपुर के महाराजापुर के हाथीपुर गांव की है। यहाँ रहने वाली राजकुमारी का भाई बाल गोविंद 18 साल पहले अपने गांव से लापता हो गया था। राजकुमारी फतेहपुर की रहने वाली थी, लेकिन शादी के बाद हाथीपुर गांव आ गई थी। जब वह गांव में थी तभी एक दिन उसका भाई कुछ लोगों के साथ 18 साल पहले मुंबई में नौकरी करने गया था। कुछ समय बीतने पर उसने अपने दोस्तों को छोड़कर एक अलग जगह नौकरी करनी शुरू कर दी थी। कुछ दिनों तक दोस्तों के बीच बात होती रही। इसके बाद उसके सारे दोस्त गांव लौट आए, लेकिन बाल गोविंद वहीं नौकरी करता रहा। इसी बीच बाल गोविंद की अचानक कुछ तबीयत खराब हुई तो उसके बाद गांव लौटने के लिए एक ट्रेन पर चढ़ा और इत्तेफाक से ट्रेन उसे कानपुर की जगह राजस्थान के जयपुर लेकर चली गई। वहां जयपुर में पहुंचने पर बाल गोविंद के सारे पैसे ख़त्म हो गए थे। उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। इस दौरान उसे रेलवे स्टेशन पर ही मिले एक शख्स ने फैक्ट्री में काम लगवा दिया। बाल गोविंद काम तो फैक्ट्री में करने लगा और सड़क के किनारे एक पन्नी डालकर रहने लगा। धीरे धीरे समय गुजरने लगा तो बाल गोविंद की स्थिति संभलने लगी, तो उसने वहीं पर रहने वाली एक लड़की ईश्वरा देवी से शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन एक खास पहचान यह थी कि बाल गोविंद का बचपन में एक दांत टूट गया था, वहीं अभी तक टूटा हुआ था। बाल गोविंद की शक्ल भी अपने पिता से कुछ मिलती जुलती है। इधर बाल गोविंद को इंस्टाग्राम पर रील बनाने का शौक हो गया और वह अपने रील बनाकर जयपुर के कई दार्शनिक स्थलों के साथ इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता था। उधर उसकी बहन राजकुमारी का विवाह हाथीपुर गांव में ही हो गया था। राजकुमारी को भी इधर इंस्टाग्राम पर रील देखने का शौक था। एक दिन राजकुमारी को इंस्टाग्राम पर टूटे दांत और अपने पिता की शक्ल से मिलता जुलता शख्स दिखा। राजकुमारी को तुरंत अपने भाई बाल गोविंद की याद आ गई। धीरे धीरे उसने बाल गोविंद की कई रील देखी तो राजकुमारी को विश्वास हो गया कि यही उसका भाई है। राजकुमारी का कहना है कि मैंने इंस्टाग्राम पर ही पोस्ट करके बाल गोविंद का नंबर लिया और उससे फ़ोन पर बात की। पहले तो वह कुछ बात करने से इनकार करता रहा, लेकिन बाद में उसने मान लिया कि वह मूल रूप से फतेहपुर के इनायतपुर का रहने वाला है। फिर दोनों में बातचीत शुरू हुई तो दोनों को यह एहसास करने में देर नहीं लगी कि वह दोनों सगे भाई बहन हैं। बहन राजकुमारी आगे कहती हैं कि फ़ोन पर ही मैंने अपने भाई से रो रो कर गुजारिश की कि वह घर लौट आए। एक बार हम लोग उसको देखना चाहते हैं। बाल गोविंद भी तैयार हो गया और फिर 27 जून को बाल गोविंद उदयपुर से अकेले ही ट्रेन में सफ़र करके अपनी बहन के गांव हाथीपुर पहुंच गया। अपने भाई को देखते ही राजकुमारी को जैसे सारी दुनिया मिल गई। आखिर 18 साल पहले बिछड़े भाई का उसने तिलक लगाकर स्वागत किया। राजकुमारी के ससुराल के लोग भी काफ़ी खुश थे, सब ने बाल गोविंद का स्वागत किया। इसके बाद राजकुमारी ने फतेहपुर में इनायतपुर में अपने मायके में सूचना दी। मायके से भी लोग आ गए। सभी ने बाल गोविंद को सकुशल देखकर काफ़ी खुशियां मनाई। बाल गोविंद ने कहा कि मैं पहले कुछ मानसिक
की बीमारी की वजह से परिवार को भूल गया था। फिर भी याद आती थी तो लगता था कि मुझे कौन पहचानेगा। मेरी शादी हो गई थी, मेरे 2 बच्चे भी हैं। मैं इस बारे में अपनी पत्नी से जब बात की थी तो जवाब मिला कि अगर परिवार के लोग तुम्हें पहचान रहे हैं तो तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ आ गया। अब मैं अपने पिता के गांव जा रहा हूँ। शुक्रवार की सुबह बाल गोविंद अपनी बहन राजकुमारी के घर से इनायतपुर पहुंच गया, जहां से 18 साल पहले वह मुंबई नौकरी करने निकला था और फिर अपने परिवार से बिछड़ गया था। जिस लड़की की हत्या में 7 साल से जेल में बंद रहा युवक, वो अब मिली जिंदा। अलीगढ़ में जिस लड़की की हत्या के आरोप में एक शख्स 7 साल से जेल में सजा काट रहा है, वो पुलिस को जिंदा मिली। उसकी शादी हो चुकी है और पति एवं 2 बच्चों के साथ आराम से जिंदगी बिता रही है। लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जेल में बंद शख्स की मां ने अब कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे पुलिस भी हैरान है। दरअसल जिस लड़की की हत्या और अपहरण के जुर्म में एक युवक पिछले 7 साल से जेल में बंद है, वह पुलिस को जिंदा मिली है। पुलिस को पता चला है कि लड़की हाथरस गेट क्षेत्र में पति और 2 बच्चों के साथ रह रही है। उन्होंने तुरंत उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जेल में बंद युवक विष्णु की मां ने कोर्ट में अब न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल पिछले दिनों गोंडा के ठंडौली गांव निवासी सुनीता वृंदावन के भागवताचार्य के साथ एसएसपी से मिली थी। उन्होंने बताया था कि उनके निर्देश पर बेटे को गांव की एक लड़की से अपहरण और हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया गया है, लेकिन असल में वह लड़की जिंदा है और पति और 2 बच्चों के साथ आराम से जिंदगी बिता रही है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने मामले पर एक्शन लिया और आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया है कि 7 फरवरी 2015 को 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना गोंडा में दर्ज कराई गई थी। इस मामले में गांव की ही विधवा अनीता के इकलौते बेटे विष्णु पर संदेह जताया गया था। हालांकि कई महीने तक जांच के बाद लड़की का सुराग नहीं मिला। वहीं आगरा में एक लड़की की लाश मिली थी। उसके शरीर पर मिले कपड़ों के आधार पर गोंडा निवासी पिता ने अपनी बेटी के रूप में शव की पहचान की और विष्णु पर हत्या का आरोप लगाए। पुलिस ने विष्णु पर किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और हत्या का साक्ष्य मिटाने के आरोप में 25 सितंबर 2015 को चार्जशीट दायर करते हुए जेल भेज दिया था। कुछ दिनों के लिए विष्णु जमानत पर बाहर आया, लेकिन कोर्ट में मुकदमे का ट्रायल होने पर उसे फिर जेल जाना पड़ा। इस बीच विष्णु के परिवार ने लापता लड़की की जानकारी जुटानी शुरू की और लड़की के जिंदा होने का पता चला। आरोप है कि लड़की का परिवार समझौते के लिए मां अनीता पर दबाव बनाने लगा। विष्णु की मां की गुहार पर पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है। विष्णु की मां अनीता का आरोप है कि उनके बेटे को फंसाया गया है। उस पर आरोप है कि गोंडा की रहने वाली लड़की का 7 साल पहले अपहरण कर आगरा के एक आत्मादौला में हत्या कर दी थी। मां अनीता ने बताया कि मेरे बेटे को निर्दोष फंसाया गया है। अब कोर्ट को इस पर फैसला करना चाहिए। बेटे को बरी किया जाना चाहिए। वहीं इस मामले में थाना गोंडा प्रभारी इंस्पेक्टर उमेश शर्मा ने बताया कि पुलिस सच को सामने लाने में जुटी है। कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद ही युवक की जेल से रिहाई हो सकती है। मामले में कानूनी पहलुओं और तथ्यों का संग्रह किया जा रहा है। 3 साल बाद मर्डर, 8 दिन बाद मिला कंकाल और अब हुआ अंतिम संस्कार। हैरान कर देगी ये मर्डर मिस्ट्री। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की, जहां थाना जसवंत नगर इलाके में चक सलेमपुर गांव है। 19 सितंबर 2020 को रीता नाम की 19 वर्षीय लड़की अपने घर से लापता हो गई थी। परिवार वाले उसे तलाश करते हैं, लेकिन रीता नहीं मिलती है। मगर 8 दिन बाद उसकी जली हुई लाश बरामद होती है। उस लड़की की उम्र महज 19 साल थी। 3 साल पहले अचानक वो अपने घर से लापता हो जाती है। घर वालों ने उसे बहुत तलाश किया, लेकिन वो नहीं मिली।
फिर 8 दिन बाद उस लड़की की जली हुई लाश अचानक गांव के एक खेत से बरामद होती है। चेहरे बुरी तरह से जल चुका था, शिनाख्त मुश्किल थी, लेकिन बावजूद इसके लापता लड़की के घर वालों दावा करते हैं कि मरने वाली उनकी ही बेटी थी। लेकिन इस मामले में पुलिस ने जिस तरह से तफ्तीश की वो बेहद हैरान कर देने वाला है। इस मामले में लड़की की शिनाख्त करने में 3 साल लग गए और इस पूरे मामले की कहानी हैरान करने वाली है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की, जहां थाना जसवंत नगर इलाके में चक सलेमपुर गांव है। 19 सितंबर 2020 को रीता नाम की 19 वर्षीय लड़की अपने घर से लापता हो जाती है। उसके परिवार वाले उसे खोजने में जुट जाते हैं। जब रीता नहीं मिलती है तो परिजन पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराती है, लेकिन उसके 8 दिन बाद ही गांव में एक खेत में उस लड़की का जला हुआ कंकाल बरामद होता है। लड़की के माता पिता चप्पल और अंगूठी और कुछ सामान से उसकी पहचान रीता के तौर पर करते हैं। वो जिस मुर्दा जिस्म को अपनी बेटी रीता की लाश बताते हैं, लेकिन संबंधित थाने की पुलिस उनको वो लाश नहीं देती। पुलिस जांच पुख्ता करने की बात कहती है। इसके बाद मामला उलझ जाता है। आखिरकार बाद में पुलिस लाश की डीएनए जांच करवाती है, लेकिन उसकी रिपोर्ट क्लियर नहीं आती। इसके बाद परिजन दोबारा अधिकारियों के चक्कर काटते हैं और कोर्ट के आदेश पर फिर से लाश की डीएनए जांच होती है। इस बार भी रिपोर्ट मिसमैच ही आता है। इन हालात के चलते लड़की की लाश को पोस्टमार्टम हाउस के डीप फ्रीजर में रख दिया जाता है। समय बीतता जाता है और इस तरह से 3 साल बीत जाते हैं। ऐसे हालात में परिजन लगातार अपने दावे पर कायम रहते हैं और अधिकारियों से शिकायत के बाद अंततः में इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार इसकी जांच तत्कालीन एसपी सिटी कपिल देव सिंह को सौंपते हैं। एक बार फिर से यानी तीसरी बार लाश का डीएनए जांच के लिए हैदराबाद भेजा जाता है। तीसरी बार जांच रिपोर्ट सही आती है। परिजनों का दावा सच साबित होता है और लड़की की लाश यूं कहे कि कंकाल 31 जनवरी 2023 को मजिस्ट्रेट और अधिकारियों की निगरानी में चक सलेमपुर में मौजूद उनके खेत में दफना दिया जाता है। अब रीता की मां का रो रो कर बुरा हाल है। उसके भाई भी कहते हैं कि उनको इंसाफ चाहिए। जिन लोगों ने उनकी बेटी को जलाया है, उसकी हत्या की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में मिली भगत करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि सितंबर 2020 को जला हुआ कंकाल मिला था। उस समय 100 का परीक्षण के लिए भेजा गया था। परीक्षण रिमाइंडर के बाद आया था, जिसमें अम्बिगुअस रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के निस्तारण करने के लिए हैदराबाद से 3 महीना पहले रिजल्ट आया था। हैदराबाद से रिपोर्ट पॉजिटिव आई। माँ बाप के क्लेम कर रहे थे तो वहीं उसके माँ बाप भी थे। एसएसपी ने बताया कि जसवंत नगर थाना क्षेत्र में चक सलेमपुर गांव पड़ता है। वहां कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। उसकी तफ्तीश कड़ाई से की जाएगी। नियमानुसार 100 को डीप फ्रीजर से निकालकर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अंतिम संस्कार किया गया है। जो भी लोग गुनहगार हैं उनको सही जगह पहुंचाने का काम किया जाएगा। एसएसपी संजय कुमार ने बताया कि यह मामला 2020 का था। सबसे पहले जो भी कंकाल मिलता है उनका परीक्षण पहले कराया जाता है। इसका परीक्षण बहुत लेट हुआ। परीक्षण रिपोर्ट हैदराबाद से स्पष्ट आने के बाद ही अंतिम संस्कार मजिस्ट्रेट और परिवार के साथ कराया गया। जो भी मुकदमा दर्ज है उस पर अभियान चला करके उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में दृश्यम फिल्म जैसा मर्डर, पत्नी प्रेमी और सास गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में हुई एक शख्स की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि मृतक की पत्नी का एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मृतक की पत्नी, प्रेमी और उसकी सास को गिरफ्तार किया है। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि हत्या के मुख्य आरोपी मृतक की पत्नी देविका चंद्राकर, जो पेशे से एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं। इस मामले में एसडीओपी अजय शंकर त्रिपाठी का कहना है कि वारदात के दिन 8 दिसंबर 2023 को नया रावणभाटा स्थित मृतक यूपेश
चंद्राकर का नशे की हालत में पत्नी देविका चंद्राकर से उसके प्रेम संबंध को लेकर विवाद हुआ और मारपीट भी हुई थी। देविका ने अपने पति के सिर पर डंडे से वार किया था और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा था। झगड़े के बाद देविका ने फोन कर प्रेमी मुकुंद त्रिपाठी को वहां बुलाया। फिर देविका, मुकुंद त्रिपाठी और अंजलि चंद्राकर, मृतक की सास, ने प्रेमी यूपेश को पलंग पर लिटा दिया। इस बीच आरोपी महिला अपनी बेटी को लेने स्कूल चली गई। मुकुंद त्रिपाठी बेहोशी की हालत में यूपेश चंद्राकर को अपने घर ले गया, जहां गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके चेहरे पर कपड़े से बांध दिया। इसके बाद उसने दुकान से नायलॉन की रस्सी खरीदी और लाश को बांधकर पॉलिथीन में पैक कर दिया। 2 दिन बाद 10 दिसंबर की दोपहर उसने रिक्शे वाले को बुलाया और शव को पेटी में डालकर अपने लोहानी बिल्डिंग स्थित अपने किराए के ऑफिस में ले गया। बिल्डिंग के बगल में एक भवन का निर्माण चल रहा था। उसी रात उसने मौके पर देविका को बुलाया और अपने ऑफिस के पास लोहानी बिल्डिंग लाश को लेकर पहुंचे, जहां दोनों ने मिलकर 4 से 5 फीट का गड्ढा खोदा और लाश को उसमें दफन कर दिया। दूसरे दिन 11 दिसंबर को आरोपी देविका चंद्राकर ने किराने की दुकान से एक बोरी नमक खरीदा और दोनों फिर से ऑफिस की बगल वाली बिल्डिंग में पहुंचे। उन्होंने फिर से गड्ढा खोदा और लाश पर नमक छिड़क दिया। इस बात का किसी को पता न चले, इसलिए उन्होंने गड्ढे पर पत्थर अच्छी तरह से रख दिया था। जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की तो देविका चंद्राकर के कॉल डिटेल्स खंगाले गए। साइबर की टीम ने पड़ताल की तो कॉल डिटेल्स से कई राज खोल दिए। फिल्मी तरीके से किए गए इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठ गया। घंटे तक जिस नंबर से बातचीत की थी वह नंबर आरोपी मुकुंद त्रिपाठी का निकला, जो उसके घर के पड़ोस में रहता था। इस पर पुलिस ने बारीकी से जांच पड़ताल की तो दोनों के बीच अवैध संबंध होने पर इस बात को लेकर विवाद होने की बात सामने आई। 14 दिसंबर 2024 को मृतक की पत्नी देविका ने अपने पति यूपेश चंद्राकर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। देविका 5 माह तक अपने गुमशुदा पति यूपेश चंद्राकर के बारे में जानने के लिए थाने आती जाती रहती थी, जिससे उस पर किसी का कोई शक न हो। शक के बिना पर पुलिस ने देविका को हिरासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया। देविका ने मुकुंद त्रिपाठी से अपने प्रेम प्रसंग की बात कबूल की। पुलिस ने इस मामले में देविका, मुकुंद और अंजलि मुकुंद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 201, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस मामले में एसडीओपी महासमुंद ने बताया कि वारदात के दिन 8 दिसंबर 2023 को नया रावणभाटा स्थित मृतक के घर पर यूपेश चंद्राकर के नशे की हालत में पत्नी देविका चंद्राकर से प्रेम संबंध को लेकर विवाद और हाथापाई हुई थी। देविका ने यूपेश को धक्का देकर डंडे से उसके सिर पर वार किया था, जिससे मृतक बेहोश होकर जमीन पर गिर गया था। झगड़े के समय आरोपी मुकुंद त्रिपाठी भी वहां पहुंचा और आरोपी देविका, मुकुंद और मृतक की सास अंजलि चंद्राकर तीनों ने मृतक को पलंग पर लेटा दिया। इसके बाद गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया। घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में मर्डर, पत्नी ने सो रहे पति के साथ खेला खूनी खेल। खूनी खेल की दिल दहला देने वाली ये वारदात जिले के जुगैल थाना क्षेत्र की है। यहाँ रहने वाले एक शख्स ने पुलिस से शिकायत की थी कि उसका बेटा कई दिनों से लापता है। इसी बीच 12 अक्टूबर को उसकी लाश तुर्रा घाटी से बरामद हुई। बेटे की हत्या की शंका जताते हुए उसने कहा कि इसमें उनकी बहू और उसका प्रेमी शामिल हैं। यूपी के सोनभद्र से हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को बेरहमी से मार डाला, फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तय की। मामले का खुलासा होने के बाद इलाके के लोग हैरान हैं। एसपी यशबीर सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। खूनी खेल की दिल दहला देने वाली ये वारदात जिले के जुगैल थाना क्षेत्र की है। यहाँ रहने वाले राम सनेही खरवार ने पुलिस से शिकायत की थी कि उसका बेटा प्रेम मोहन खरवार उर्फ डॉक्टर
कई दिनों से लापता है। इसी बीच 12 अक्टूबर को उसकी लाश तुर्रा घाटी से बरामद हुई। बेटे की हत्या की शंका जताते हुए राम सनेही ने कहा कि इसमें उनकी बहू और उसका प्रेमी भी शामिल है। तहरीर मिलने के बाद हरकत में आई पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि गांव के रहने वाले शमशाद से मृतक की पत्नी बिंदु का लंबे समय से अवैध संबंध था। इस बात को लेकर अक्सर दोनों में कहासुनी होती रहती थी। प्रेम पत्नी के नाजायज संबंधों में बाधा बन रहा था। इसी बात से नाराज बिंदु और शमशाद ने उसको रास्ते से हटाने के लिए फैसला कर लिया। 8 और 9 अगस्त के दरमियान रात जब प्रेम सो रहा था तो दोनों ने कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद लाश को बाइक से ले जाकर तुर्रा घाटी में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। पेरेंट्स के सुसाइड का बदला फुफेरे भाई टारगेट पर, फिर लड़की ने पार की हैवानियत की हद। नोएडा में एक युवती ने अपनी मौत की नकली साजिश रची। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक लड़की की हत्या कर दी। इसके बाद शव के चेहरे को जला दिया ताकि कोई उसे पहचान न कर पाए। इसके बाद युवती ने प्रेमी के साथ भागकर शादी कर ली। आरोपी युवती के भाई ने बहन को मरा समझकर दूसरी लड़की का अंतिम संस्कार भी कर दिया। नोएडा में हेमलता मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी पायल भाटी ने मां बाप की आत्महत्या का फुफेरे भाई से बदला लेने और प्रेमी के साथ शादी करने के लिए अपनी ही मौत की साजिश रची थी। वह इस साजिश में सफल हो सके इसके लिए उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। साजिश को अंजाम देने के लिए उसने एक निर्दोष लड़की की जान तक ले ली। उसके चेहरे को तेजाब डालकर बुरी तरह से जलाया ताकि उसकी पहचान न हो सके। आरोपी पायल ने अपने प्रेमी अजय ठाकुर के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पायल ने सीरियल कबूल से पूरा आइडिया लिया। पायल ने इसके लिए अपने जैसी दिखने वाली हेमलता का बडपुरा स्थित अपने घर पर बुलाया। दोनों ने घर वालों को नींद की गोली दी ताकि किसी को कुछ पता न चले। फिर पायल ने प्रेमी संग मिलकर हेमलता की हत्या कर दी। इसके बाद शव का चेहरा जलाया और दोनों वहां से फरार हो गए। पायल के परिजनों ने शव उसका समझकर पुलिस को सूचना दी। हेमलता का चेहरा जला हुआ था और कदकाठी में वह पायल की तरह थी। ऐसे में कोई यह समझ नहीं पाया कि वह पायल है या कोई और। डेड बॉडी के पास एक सुसाइड नोट मिला जिस पर लिखा था कि मेरा चेहरा जल गया है, अब मैं इस चेहरे के साथ नहीं जीना चाहती। पायल के भाई ने डेड बॉडी को अपनी बहन समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पायल भाटी और अजय ठाकुर की मुलाकात 2 साल पहले फेसबुक के जरिए हुई थी। बाद में दोनों में प्यार हो गया। हेमलता की हत्या के बाद पायल और अजय 27 नवंबर को बुलंदशहर में आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। पायल अपने माँ बाप की आत्महत्या के पीछे बुआ के लड़के सुनील को वजह मानती थी। ऐसे में दोनों ने सुनील की हत्या की साजिश शुरू कर दी। दोनों तमंचा खरीद कर रेकी कर रहे थे, लेकिन वे वारदात को अंजाम देते उससे पहले पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब हेमलता के भाई ने पुलिस में अपनी बहन से लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने हेमलता का नंबर ट्रेस किया तो किसी अन्य का नंबर मिला। ये अजय पायल का प्रेमी था। जब अजय से पूछताछ की गई तो उसने पूरा मामला बताया। पुलिस ने हेमलता के कपड़े और मोबाइल बुलंदशहर में उस कमरे से बरामद किया जहां शादी करने के बाद पायल और अजय रहा करते थे। शादी के बाद हुआ दूसरे से प्यार। पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर किया पति का मर्डर। पुलिस को उलझाने के लिए काटा प्राइवेट पार्ट। राजस्थान के जयपुर में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के इशारे पर उसके पति को मौत के घाट उतार दिया। हत्यारे प्रेमी ने दर्दनाक मौत देने से पहले प्रेमिका के पति का चाकू से गला काटा और फिर गुप्तांग भी काटकर फेंक दिया। पति की हत्या की पूरी साजिश पत्नी ने ही रची थी और पिछले 9 महीने से इसकी प्लानिंग कर रही थी। हालांकि इससे पहले भी आरोपी पत्नी अपने पति को मरवाने की साजिश कर चुकी थी, लेकिन तब किसी कारण प्लानिंग धरी रह गई। अब पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश कर आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर पश्चिम पुलिस उपायुक्त अमित ने बताया कि बीती
27 मई को देर रात्रि को लोहा मंडी कांटे के पास एक खाली प्लॉट में एक व्यक्ति की लहूलुहान हालत में डेड बॉडी मिली थी, जिसकी गला काटकर निर्मम से हत्या की गई थी और मृतक का गुप्तांग भी काटा हुआ था। मामला ब्लाइंड मर्डर का होने की वजह से एक टीम का गठन कर घटनास्थल पर बारीकी से छानबीन कर एफएसएल की टीम की मदद से मृतक की लाश के पास साक्ष्य जुटाए गए। मृतक की पहचान कजोड़ सिंह के रूप में हुई, जिसके बाद पुलिस छानबीन में जुट गई। हत्या की सुई मृतक की पत्नी रमा देवी पर जाकर अटकी, जिसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी रमा देवी और उसके प्रेमी कन्हैया लाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मृतक की पत्नी आरोपी रमा और आरोपी कन्हैया लाल के बीच साल 2021 से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों की मुलाकात मई 2021 में धरौंदा कॉलोनी 29 सेक्टर प्रताप नगर में हुआ था, जहां कन्हैया लाल निषाद अपनी बहन प्रिया के साथ रह रहा था। शादीशुदा रमा कन्वर भी वहां अपनी बहन भंवर कन्वर के यहाँ आती जाती थी। दोनों में प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ हो गए तो शादी करने का इरादा बन गया, लेकिन इससे पहले महिला ने अपने पति कजोड़ सिंह की हत्या करने की प्लानिंग बनाई। कजोड़ सिंह सूर्य इंटरप्राइजेज नामक कंपनी में रिकवरी एजेंट के रूप में काम करता था, जबकि आरोपी कन्हैया लाल प्रताप नगर में ब्रहासा इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में सेल्समैन का काम करता था। इसी बीच महिला रमा देवी अपने प्रेमी कन्हैया लाल को मृतक कजोड़ सिंह के घर से जाने और वापस आने की पूरी जानकारी देती थी। आरोपी ने कई बार कजोड़ सिंह का पीछा भी किया और उसके आने जाने वाले रास्ते के बारे में भी जानकारी जुटाई। इसके बाद 27 मई को उसकी हत्या करने के लिए वाटिका कॉलोनी संगनेर मार्केट से एक धारदार चाकू के साथ ग्लव्स और हेमलेट खरीद लिए गए। फिर आरोपी कन्हैया लाल अपनी मोटरसाइकिल लेकर नियमानुसार के मुताबिक आरोपी रमा कन्वर से बात कर कजोड़ सिंह का पीछा करने लगा। प्लानिंग सफल बनाने के लिए रमा कन्वर ने आरोपी कन्हैया लाल से व्हाट्सएप कॉल पर कई बार बातचीत भी की। उधर शाम को कजोड़ सिंह अपनी ड्यूटी से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में कन्हैया लाल को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। सीसीटीवी कैमरों में पहचान उजागर नहीं हो इसलिए कन्हैया लाल ने पूरे रास्ते में अपना हेमलेट कहीं पर भी नहीं खोला और फिर बात करने के बहाने कजोड़ को लोहा मंडी में सुनसान जगह पर ले गया। वहां पर दोनों ने बैठकर साथ में कोल्ड ड्रिंक पी और फिर 1 घंटे बातचीत भी की। बातचीत करने के बाद मौका पाकर आरोपी कन्हैया लाल ने अपने बैग से धारदार चाकू निकालकर कजोड़ सिंह के गले पर वार कर दिया। जान बचाने के लिए कजोड़ खाली प्लॉट की तरफ दौड़ा, लेकिन हत्यारे ने पीछा कर गले से दूसरी तरफ ताबड़तोड़ हमला कर उसको मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, हत्यारे ने पुलिस को उलझाने के मकसद से मृतक के गुप्तांग भी चाकू से काट दिया। हालांकि एक बारगी हत्या के बाद मृतक के गुप्तांग को काटने की घटना को पुलिस ने मृतक के प्रेम प्रसंग मृतक से जोड़कर देखा, लेकिन मृतक कजोड़ सिंह का किसी महिला के साथ प्रेम प्रसंग का कोई सबूत नहीं मिला और नैतिक चरित्र के तौर पर भी उसकी साफ छवि उजागर हुई। इसके बाद पुलिस ने पत्नी रमा से पूछताछ की तो पता चला कि घटना के दिन मृतक कजोड़ सिंह के फोन देर रात 8 बजे किसी अनजान व्यक्ति का कॉल आया और उसने बताया कि फोन वाले शख्स का एक्सीडेंट हो गया था। तब तमाम पहलुओं से मृतक कजोड़ सिंह की पत्नी रमा की भूमिका पुलिस को संदेहास्पद लगी तो पुलिस ने सख्ती बरती। इसके बाद मृतक की पत्नी रमा देवी से सारे राज उगल दिए।